हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने की थी प्रेपोजिशंस की इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हमने की थी प्रेपोजिशन क्या होती है और प्रेपोजिशन कितने टाइप की होती है। आज हम प्रेपोजिशन पार्ट 1 करेंगे, जिसके अंदर आपको प्रेपोजिशन के 10 रूल बताए जाएंगे और वोकैब के 5 वर्ड्स। और इससे पहले के वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज़ share the video, like, comment and subscribe the channel if you are watching first time. So let's start, क्योंकि time is very precious. Prepositions. पार्ट 1 करेंगे आज प्रेपोजिशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए हम आराम से ध्यान से करेंगे, धीरे धीरे। इसमें जल्दबाजी का काम नहीं है। तो इससे पहले कि टॉपिक स्टार्ट करें, आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, जो कि एक सेंटर के एग्ज़ाम में, इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वो आप सोचिए। टू reach their village they have to change। इसके बाद डैश ए small train at the junction। ये आया था इनकम टैक्स ऑफिसर। और इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए इसमें आया था नंबर 1 पे ऑन, 2 पे 2, 3 पे उन्होंने दिया था ओवर, और 4 पे इनटू। एंड दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। So to reach their village they have to change into a small train at the junction। यहाँ पे आना था into। यही प्रेपोजिशन का काम है। यही आपको, अगर आप अच्छे तरीके से तैयार नहीं करोगे तो ये आपका एक नंबर एग्जाम में कम हो जाएगा। इसलिए प्रेपोजिशंस को हल्के में नहीं लेना है। और एक नंबर पक्का करने के लिए आपको प्रेपोजिशंस के ये जो 3 लेसन या 4 लेसन जितने भी बनेंगे, आप सभी को ज़रूर देखने चाहिए और अटेंटिव होकर देखने चाहिए, ताकि आपका एक नंबर एग्ज़ाम में पक्का हो जाए। प्रेपोजिशन से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, एसएससी, जीडी, पटवारी, यानी कि छोटी बड़ी जितनी भी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा होती है, उनके सिलेबस में प्रेपोजिशन होती हैं। ये प्रेपोजिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो शुरू करते हैं आज का रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हम करेंगे एट, इन और ऑन। और इसी में रूल नंबर 2 की बात करें तो एट, इन और ऑन। एट, इन और ऑन, इन तीनों को
दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो समय के संबंध में या फिर जगह के संबंध में। सब यहाँ पे जो एट है, एट होता है एक डेफिनेट टाइम जब आपको बताया जाता है उसके लिए। जैसे 8 3 o'clock, जैसे 8 noon, जैसे 8 10:30 PM और AM, एज यू विश यू से। इनका यूज होता है सेंचुरीज, मंथ्स, ईयर्स एंड लॉन्ग पीरियड के लिए। जैसे इन में in 1999, in 1990, in ice age और ऑन का प्रयोग होता है डेज एंड डेट्स के लिए। जैसे ऑन 30th June, ऑन मंडे, इस तरीके से। जगह के संबंध में जब इनकी बात करेंगे तो 8 का यूज होता है पॉइंट बताने के लिए। जैसे हम उंगली करके इशारा करके बताते हैं कि वहाँ उस जगह के लिए 8 का प्रयोग करना है। जैसे 8 द कॉर्नर, 8 द बस स्टॉप, इनका प्रयोग होता है enclosed space means, enclosed space का मतलब जो कि बंद हो जगह। जैसे कि कोई कमरा, कोई पार्क, कोई क्लासरूम, कोई थिएटर वगैरह वगैरह। जैसे यानी कि जिसकी कोई बाउंड्री हो, बाउंड्री के अंदर कुछ भी हो, वो एनक्लोज्ड स्पेस होता है। जैसे इन ए कार, इन ए गार्डन एक्सेट्रा। और ऑन की अगर बात करें तो ऑन का प्रयोग होता है सरफेस। सतह की अगर बात करें, जैसे सतह आपको पता ही है सतह किसको कहते हैं। सरफेस की अगर बात करें, जैसे कि ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ। जैसे कि ऑन द वॉल, ऑन द कारपेट, इसी तरीके से। और रूल नंबर 3 की अगर बात करें तो 3 में अब आपको क्लियर करवाते हैं कंफ्यूजन
जो है कैसे कैसे होती है एट, इन और ऑन में, ये आपको क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे ऑन यूज करना है, कहाँ पे एट यूज करना है और कहाँ पे इन यूज करना है। अब एक और कंफ्यूजन होती है, वो आपको रूल बना के बता रहा हूँ कि रूल नंबर 3 में ऑन आ जाता है टू और ऑन टू। अब हम कई बार ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि हम ऑन टू या ऑन टू में से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला सही लगेगा। तो ऑन की हमने पहले बात कर ली है कि ऑन तो एक निश्चित टाइम के लिए या सतह के लिए यूज होता है। और टू टू की अगर बात करें, इसकी जैसे एग्जांपल लें तो एग्जांपल ही विल कम ऑन मंडे, चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन फ्लोर। टू की अगर बात करें तो टू का यूज होता है स्थान स्थान के लिए, स्थान के लिए। जैसे आपको कोई जगह बतानी हो, मोस्टली इसमें टू का प्रयोग जैसे हम बचपन से ही करते आए हैं। ही गोज टू स्कूल, डेली, डेली लिख देते हैं। और ऑन टू का प्रयोग मूवमेंट के लिए होता है। मूवमेंट होने पर, जब किसी सतह पर मूवमेंट हो रही है, यानी कि मूवमेंट यानी कि जो भी या कोई चीज है या जो कोई ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है या डेड या लाइव जो भी थिंग है, वो इस किसी सतह से उठकर ऊपर आ रही है तो उसको ऑन टू कहेंगे। जैसे ही climbed onto the roof। अब इस ऑन टू से हमें ये पता लग रहा है कि वो नीचे फर्श से ऊपर तक क्लाइंब उसने किया है, ऊपर चढ़ा है। इस तरीके से आपको ऑन टू का यूज मूवमेंट वाले में सेंटेंस में आपने ऑन टू का यूज करना है। टू का यूज स्थान बताने के लिए होता है और ऑन का यूज आपको पहले भी बता दिया है कि सतह या टाइम के लिए किया जाता है। रूल नंबर 4 में हम कंफ्यूजन होते हैं विद और बाय। कभी कभी अपने वर्ड आ जाते हैं विद और बाय। रूल नंबर 4 विद एंड बाय। अब जब बाय इधर लिखते हैं, ये जो विद है, विद
का यूज साधन के लिए और बाय का यूज साधन को यूज करने वाले कर्ता के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ए snake was killed by him with a stick। अब उसने किस चीज का यूज करके सांप को मारा? एक स्टिक को। ये जो स्टिक है ये साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके साथ विद है। और किसने मारा? हिम ने, उसने मारा, इसलिए उसके साथ बाय का यूज हुआ है। ये है विद और बाय यूज करने का सही तरीका। इस तरीके को आपने ध्यान रखना है कि विद का यूज साधन के लिए किया जाता है, साधन के साथ किया जाता है, और बाय का यूज कर्ता के लिए। और कर्ता हमेशा एक लिविंग थिंग होती है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में है सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। नंबर 5 में है सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि, यानी कितना समय, कितना लंबा टाइम। और फ्रॉम जो है वो समय से, इसका ये, जैसे इसका करते हैं एग्जाम्पल के लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, इसका फॉर 2 years, फॉर 2 hours, फॉर 2 days। इसका जो एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे कि he will go college from next Monday। इस तरीके से सिंस और फॉर का आपको वैसे भी पता है कि पीरियड ऑफ टाइम, जब यानी सीधे साफ शब्दों में कहें तो जब आपको ये पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित काल होता है, जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो कि कब से
और सिंस जब आपको पता हो कि कब से, और फ्रॉम समय से यानी कि कब से शुरू करने वाले हैं या कब से स्टार्ट है। ये जो फॉर और सिंस है ये आपको परफेक्ट टेंसेस में देखने को मिलेंगे। ये जो है ये नॉर्मल टेंसेस में भी यूज होता है। नंबर 6 में हम कंफ्यूज होते हैं। बिलो और अंडर में दोनों का मतलब है नीचे, दोनों का मतलब होता है नीचे। तो अंडर जो है, अंडर से हमें फिजिकल कांटेक्ट व्यक्त होता है। जैसे ही पुट बुक्स अंडर हिज पिल्लो। और बिलो से हमें फिजिकल कांटेक्ट व्यक्त नहीं होता। इसकी एग्जांपल अगर लें तो ही प्लेस्ड द लैंप बिलो द अलमीरा। अब जो बुक्स है वो पिलो के अंडर उसके फिजिकली कांटेक्ट में है, यानी कि अंडर का प्रयोग हम तब करते हैं जब चीज़ें हमारे फिजिकली कांटेक्ट में हो, नज़दीक हो यानी कि। और बिलो जब चीज़ हमारे कांटेक्ट में नहीं हो यानी कि दूर हो थोड़ा, तब हम बिलो का यूज करते हैं। रूल नंबर 7 हम कंफ्यूज होते हैं इन और विद इन में। इन और विद इन। रूल नंबर 7 में हम कंफ्यूज होते हैं इन और विद इन। इन और विद इन। तो फिर इन का मतलब होता है में और विद इन का मतलब होता है अंदर। अंदर। अब आपको 2 सेंटेंस लिख के बताता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आई विल कंप्लीट द वर्क इन टाइम। यहाँ पे आ गया इन टाइम, मैं टाइम से ये काम पूरा कर लूँगा। और सेकंड, ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क विद इन ए डे। अब इसमें वो कह रहा है कि वो टाइम से अपना काम कंप्लीट कर लेगा, और इसमें वो बोल रहा है कि वो एक दिन के अंदर अंदर काम निपटा लेगा। ये फर्क होता है विद इन और
इनमें। आगे हम कंफ्यूज होते हैं कभी कभी हमारे पास अगो और बिफोर, अगो एंड बिफोर, इन दोनों का मतलब भी सेम होता है पहले। ये जो यूज होता है ये होता है पास्ट की घटनाओं के लिए, घटनाओं के लिए। ये जो यूज होता है इसका यूज घटनाओं और या फिर कार्यों के रेफरेंस में किया जाता है, रेफरेंस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, लॉन्ग टाइम अगो, ए लॉन्ग टाइम अगो। ऐसे हम लिखते हैं ना, बहुत बड़ी कोई स्टोरी में पढ़ा भी होगा आपने। बिफोर द ट्रेन हेड, ये भी हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। इस तरीके से अगो का यूज जो है वो पास्ट में जब बहुत पुरानी कोई बात याद करनी हो उसके लिए अगो का यूज होता है। बिफोर में जब कोई घटना घट रही हो या कोई काम हो रहा हो उसके लिए बिफोर यूज करना होता है। रूल नंबर 8, हम कभी कभी दो वर्ड ऐसे आते हैं जिनको देख के सिर चकरा जाता है कि उनके बाद में कंफ्यूजन भी रहती है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, इसका मतलब होता है साथ में, और इसका मतलब होता है अलावा। जैसे he is sitting beside राजू। और इसका अगर एग्जांपल लें, he has कार, ए कार लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ए कार beside ए बाइक, beside ए बाइक, यानी कि वो राजू के साथ में बैठा है और इस बिसाइड का मतलब हुआ कि उसके पास बाइक के अलावा एक कार भी है। ये अपना था रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 अब कर लेते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 था ये था 9। एक हमें कंफ्यूजन होती है ये वाला ऑफ और ये वाला ऑफ। ये वाला ऑफ जो होता है ये संबंध बनाने वाला होता है, और ये जो है यह
दूर होने का या बंद होने का भाव व्यक्त करता है। जैसे ही इज ऑफ ड्यूटी, जैसे ही इज ऑफ ड्यूटी। और जैसे इसका एग्जांपल अगर लें, ही इज ए मेंबर ऑफ ज्यूरी। इस तरीके से ये ऑफ जो है, इससे हम किसी से रिलेशन बताते हैं उसका। अब वो जो है उसका ज्यूरी के साथ संबंध बन गया कि वो ज्यूरी का मेंबर है। इस ऑफ से हमें पता हो गया कि उसने ड्यूटी बंद कर रखी है या वो ड्यूटी से दूर है, छुट्टी पे है। अब इसके बाद आज कर लेते हैं अपने 5 वर्ड्स वोकैबुलरी के, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, हमें डेली करने भी चाहिए। जहाँ से भी आपको वोकैब के वर्ड्स मिले आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी मेमोरी में वोकैब्स होंगी उतनी ज़्यादा इजी आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस या कॉम्प्रीहेंशन जिसको बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के रिलेटेड 5, 7 या 10 क्वेश्चन आते हैं। एक पैराग्राफ आता है, उसमें से 5, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा बढ़िया आपके वोकैब होगी उतनी बढ़िया आप कॉम्प्रीहेंशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वोकैब वर्ड्स नंबर 1, नेव। नेव होता है दुष्ट। इसका सिनोनिम होता है फरार और रोग। एंटोनिम इसका हो गया हीरो या एंजल। नंबर 2, डॉग। कठोर आवाज, जैसे कि मेरी है, कठोर आवाज। इसका सिनोनिम रूड, ब्लंट। एंटोनिम इसका काइंड, पोलाइट। नंबर 3, परवर्ट, बिगाड़ना। इसका ट्विस्ट, डिस्टोर्ट। और इसका एंटोनिम इम्प्रूव, क्लीन से। नंबर 4, रेकर। एक ही वर्ड है, रेकर। पुनरावर्ती, पुनरावर्ती मीन्स बार बार होना। रीअकर, स्टॉप। इसका हो गया स्टॉप एंड हाल्ट। नंबर 5 पे हम लिख लेते हैं सल्ट्री,
SULTRY, सल्ट्री। उमस भरा, उमस भरा। स्टफी, सिनोनियम इसका हो गया स्टफी। एंटोनियम इसका हो गया रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग। आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, बाद में आपको भी समझ नहीं आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।